नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा है बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का परिचय, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो नया टॉपिक है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। पहले इस शब्द का अर्थ बताएंगे आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन भी तब आएगा समझ में, पहले जनन किसे कहते हैं यानी रिप्रोडक्शन। हमने वातावरण में देखा है या जीवधारियों में देखा है, प्रत्येक जीव के अंदर ऐसा गुण पाया जाता है कि वो अपनी जैसी संतान को पैदा करता है। जैसे आपने देखा होगा कि गाय का बच्चा गाय पैदा होता है, बकरी का बच्चा बकरी पैदा होता है और बिल्ली का बच्चा बिल्ली पैदा होता है। ऐसा ही हमने पौधों में देखा कि अगर हम मटर का दाना बोएंगे तो मटर का पेड़ उगता है, और अगर चने का दाना बोएंगे तो चने का पेड़ उगता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक जंतु और वनस्पतियों में ऐसा गुण पाया जाता है कि वो अपनी जैसी संतान को पैदा करते हैं। जीवों के इसी गुण को हम जनन कहते हैं या इसी गुण को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसके बाद जो बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसे कहते हैं जहां नर अलग होता है और मादा अलग होती है, और जब ये नर और मादा आपस में संलयन की क्रिया करते हैं तो फिर इनकी ओवरी में जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट डेवलप होकर के माँ की ओवरी में कुछ समय पश्चात वो एक नए शिशु को जन्म देता है। तो इसी प्रकार से जो पुष्प पादप होते हैं उनमें भी जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन, यानी वो नर अलग होते हैं और मादा अलग होती है, और फिर आपस में जनन की क्रिया करके अपनी जैसी संतान को पैदा करते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर का अर्थ हो गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। अच्छा, इसके बाद पुष्प पादपों में लैंगिक जनन को हम तब समझ पाएंगे सही तरीके से अगर हम पहले पुष्प के बारे में जान लेंगे। जब पुष्प के बारे में हमें सारा पता चल जाएगा कि इसमें स्त्री केसर क्या होता है, नर भाग कौन होता है, मादा भाग कौन होता है, कहाँ पर इसमें मेल गैमेट बनते हैं, कहाँ पर फीमेल गैमेट बनते हैं, कैसे इसमें परागण निकलते हैं, कैसे स्त्री केसर तक जाते हैं, तो उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को समझ पाएंगे। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमने लिखा है LS ऑफ फ्लावर। यहां पर LS का मतलब है लॉन्गिट्यूडाइनल ऑफ फ्लावर, का मतलब है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट। अब अनुदैर्ध्य काट किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज को खड़े में काटते हैं, यानी हम यहाँ पर आपको पुष्प दिख रहा है, इस पुष्प को हमने खड़े में काट रखा है इस प्रकार से। तो जब हम किसी चीज को खड़े में काटते हैं, यानी इस पुष्प को जैसे हमने खड़े में काट रखा है, तब हम इसको LS बोलते हैं यानी लॉन्गिट्यूडाइनल सेक्शन। और यदि अगर हम इस पुष्प को ऐसे में काटते चौड़े में, तब हम इसको TS बोलते हैं। TS का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट। ठीक, तो यहाँ पर LS ऑफ फ्लावर को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम लिखा है मैंने हेल्पर ऑर्गन और दूसरे का नाम लिखा है सेक्स ऑर्गन। तो हेल्पर ऑर्गन का मतलब होता है सहायक अंग और सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जनन अंग। यानी इस पुष्प को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक सहायक अंग हो गया और एक आपका जनन अंग हो गया। तो जो सहायक अंग है उसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, कैलेक्स यानी बाह्य दल पुंज और कोरेला यानी दल पुंज। अब बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं? यहाँ पर जो आपको ये पत्तियां दिख रही है, एक पत्ती इधर दिख रही है, एक पत्ती इधर दिख रही है, कटा हुआ भाग है, कुछ पत्तियां इधर भी होगी, कुछ पत्तियां उधर भी होगी। तो ये सारी पत्तियों को हम एक साथ बोला जाता है, इनको कैलेक्स। ठीक, अब जो ये कैलेक्स होता है, आपने देखा होगा कि जब पुष्प कलिका अवस्था में रहता है तो पुष्प के बाहर जो हरे रंग की पत्तियां होती है, जो उस पुष्प को ढके हुए रहती है और उसके सभी भागों की सुरक्षा करती है, तो उन सारी पत्तियों को हम एक साथ कैलेक्स के नाम से जानते हैं। और अगर ये सारे ग्रुप को हम तो कैलेक्स बोलते हैं,
लेकिन इसमें से जो एक सिंगल पत्ती है उसको बोला जाता है सेपल। सेपल का मतलब होता है बाह्य दल, यानी कहने का मतलब है कि बाह्य दल हम सिंगल पत्ती को बोलेंगे और बाह्य दल की सारी पत्तियों को जब जोड़ के बोलेंगे तब हम उसे बोलेंगे कैलेक्स यानी बाह्य दल पुंज। ठीक, अब दूसरा नाम लिखा हमने कोरेला और पेटल। कोरेला का मतलब होता है दलपुंज और पेटल का मतलब होता है दल। आपने फूलों के अंदर देखा होगा कि जो हरे रंग की पत्तियां होती है, इसके बाद जो पत्तियां होती है वो कलर वाली होती है। और आप इसमें दिखाई दे रहा है, एक पत्ती इधर से दिखाई दे रही, एक चौड़ी सी पत्ती इधर से दिखाई दे रही, एक पत्ती इधर से दिखाई दे रही, कटा हुआ भाग है तो कुछ पत्तियां इधर साइड भी होगी। तो ये जो कलर वाली पत्तियां होती है ये रंग वाली होती है यानी कलर वाली होती है, और इस कलर वाली सारी पत्तियों को एक साथ नाम बोला जाता है दलपुंज। और जब हम सिंगल पत्ती को तोड़े उसमें से या सिंगल पत्ती को निकाले उससे, तब उसको बोला जाता है पेटल यानी दल। इसका कलर युक्त होने का कारण है क्योंकि इसमें वर्णी लवक पाया जाता है जिसको क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। और सबसे प्रमुख गुण है इसका कि ये कीटों को और अपनी ओर आकर्षित करता है और गंध युक्त भी होता है। इसके कलर के कारण या रंगीन के कारण और गंध युक्त होने के कारण ही कीट पतंगे इसकी ओर आकर्षित होते हैं और यहाँ पर परागगण की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। ठीक, अब कहने का मतलब है यहाँ पर दोनों शब्दों को हमने सहायक अंग क्यों बोला, तो यहाँ पर हमने बाह्य दल पुंज को सहायक अंग इसलिए बोला क्योंकि ये कलिका अवस्था में पुष्प के सभी भागों की सुरक्षा कर रहा है। और दूसरे नंबर पर हमने दलपुंज को सहायक अंग क्यों बोला, क्योंकि ये परागगण की क्रिया को कराने के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक, इसके बाद लिखा है हमने यहाँ पर सेक्स ऑर्गन यानी जनन अंग। फिर जनन अंग को दो भागों में बांटा गया है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम का मतलब होता है पुमंग और गाइनोसियम का मतलब होता है जायांग। तो जो ये एंड्रोसियम है, आपको तीसरे नंबर पर ये संरचना दिखाई दे रही होगी, जो एक इस प्रकार से है, यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर है, 3 नंबर यहाँ पर है और 1 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 नंबर यहाँ पर है, 1 नंबर यहाँ पर है, कुछ इधर साइड भी होगा। तो इन सारी संरचनाओं को हम एक साथ नाम बोलते हैं एंड्रोसियम यानी पुमंग। और जब सिंगल की हम बात करें तब हम इसको बोलते हैं स्टेमेन यानी पुंकेसर। ये फूलों के अंदर नर भाग को शो करता है, यानी जिस फूल के अंदर बाह्य पुंज, दल पुंज और ये पुंकेसर होगा तो ऐसे फूल को हम नर फूल बोलते हैं यानी मेल फ्लावर बोलते हैं। अच्छा, जो ये मेल फ्लावर है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम लिखा हमने एंथर, दूसरे का नाम लिखा कनेक्टिव और तीसरे का नाम लिखा है यहाँ पर फिलामेंट। एंथर का मतलब है परागकोश, कनेक्टिव का मतलब है योजी और फिलामेंट का मतलब है पुतंतु। हमने इस मेल वाले भाग को यहाँ पर सही तरीके से दिखा रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। तो जो सबसे ऊपरी भाग यहाँ पर दिख रहा है, ये गोलनुमा संरचना, यहाँ पर थोड़ा सा हमने बड़ा करके इसको दिखा रखा है, इसको हम एंथर बोलते हैं। परागकोश, फूलों के अंदर यही वो संरचना है जहां पर परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे नरों में शुक्राणु का निर्माण यानी स्पर्म का जो निर्माण होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है, ऐसे ही फूलों में जो परागकण का निर्माण होता है वो एंथर के पास में होता है। ठीक, और दूसरा जो भाग हमने लिखा है यहाँ पर कनेक्टिव, इसको बोला जाता है योजी। तो योजी उस स्थान को कहते हैं जहां पर एंथर और ये फिलामेंट आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और तीसरा भाग हमने यहाँ पर लिखा है फिलामेंट, जो सबसे लंबा सा भाग है इसको फिलामेंट यानी पुतंतु के नाम से जाना जाता है और ये फूल के थैलेमस वाले भाग से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, इसके बाद हमने लिखा है गाइनोसियम और पिस्टिल। गाइनोसियम का मतलब होता है जायांग और पिस्टिल का मतलब होता है स्त्रीकेसर। आपको इस फूल के मध्य में एक बीचों बीच एक संरचना दिखाई दे रही होगी, तो इस संरचना का नाम है आपका पिस्टिल यानी गाइनोसियम। गाइनोसियम हम तब बोलते हैं किसी किसी फ्लावर में इनकी संख्या 1 से ज्यादा होती है। तो जब 1 से ज्यादा होती है तब हम इसको गाइनोसियम बोलेंगे यानी जायांग। और अगर ये किसी फूल के अंदर एक ही होती है तब हम इसको बोलेंगे पिस्टिल यानी स्त्रीकेसर।
ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर फूल के अंदर ये मेल पार्ट भी है और ये फीमेल पार्ट भी है, तो ऐसी स्थिति में फूल को द्विलिंगी फूल बोला जाता है। ये सबसे लास्ट वाला भाग जो होता है ये मादा भाग को प्रदर्शित करता है। अब जो ये मादा भाग है ये भी हमने यहाँ पर 4 भागों में बांट रखा है। पहला नाम लिखा हमने स्टिग्मा, दूसरा नाम लिखा है स्टाइल, और तीसरा नाम लिखा है ओवरी, और चौथा नाम लिखा हमने ओव्यूल। तो यहाँ पर इस मादा वाले भाग को हमने फिर स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखा रखा है। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग यहाँ पर स्टिग्मा, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो सबसे पहले जब पौधे में परागण पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है तो कीट पतंगा यहीं पे आकर के अपना मरकन चूसता है और बदले में यहाँ पर परागण उसके पंखों पर या पांव पर चिपक करके इस वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों का संबंध, कीट का संबंध और इस पुष्प का संबंध सिम्बायोसिस के नाम से जाना जाता है, जिसको हम सहजी भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दूसरा नाम लिखा है हमने स्टाइल यानी वर्तिका। ये संकरा भाग जो आपको दिख रहा है इसका नाम वर्तिका है। जब परागण यहाँ पर आता है तो इसी वर्तिका के अंदर पराग नलिका होती है जिसके द्वारा ये परागण अंदर की ओर एंट्री करता है। तीसरा नाम हमने लिखा है ओवरी। जो आपको ये फूला हुआ भाग दिख रहा है पूरा सा, इसको ओवरी नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंडाशय। और ये अंडाशय के अंदर ही एक यहाँ पर दानेनुमा संरचना दिखाई दे रही है जिसका नाम है ओव्यूल यानी बीजांड। जब परागण यहाँ से पराग नलिका से नीचे आता है और इस अंडाशय को निषेचित कर देता है तो इस अंडाशय से फल का निर्माण होता है और इस बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल यानी स्त्री केसर की संरचना 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये फूल का स्ट्रक्चर है। और सामान्य शब्दों में अगर हम फिर से रिवाइज करें तो बाहर वाली पत्तियों को बोलते हैं भाई दलपुंज, कलर वाली पत्तियों को बोलते हैं दलपुंज। तीसरे नंबर पर जो संरचना इस प्रकार की दिख रही है ये नर भाग को प्रदर्शित करती है, इनको बोलते हैं पुंकेसर, और पुंकेसरों के समूह को बोलते हैं पुमंग। और सबसे लास्ट में जो भाग दिख रहा है जो मादा भाग को प्रदर्शित करता है इसको बोलते हैं स्त्रीकेसर, और इसके समूह को बोलते हैं या ग्रुप को बोलते हैं जायांग। ठीक, अब कुछ बात मैंने यहाँ पर लिखी है कुछ बातें मैंने यहाँ पर लिखी है जिसमें से पहला मैंने नाम लिखा है पेरियंथ। पेरियंथ का मतलब होता है परिदल पुंज। ऐसा भी देखा गया है फूलों में, कभी कभी किसी फूल में क्या होता है कि ये बाह्य दल पुंज और ये दल पुंज ये एक ही रंग के होते हैं, और एक ही रंग के होने के कारण इनमें अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको पेरियंथ बोलते हैं यानी परिदल पुंज बोलते हैं। जैसे आपने केले में देखा होगा, या फिर आपने गेहूं के फ्लावर में देखा होगा, या फिर आपने प्याज के फ्लावर में देखा होगा, तो उसमें बाहर वाली पत्ती ये जो बाह्य दल पुंज के नाम से जिसको हम जानते हैं, और ये दल पुंज वाली पत्ती, इन दोनों में भेद नहीं हो पाता, अर्थात इनका कलर एक जैसा रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम उन पत्तियों को पेरियंथ के नाम से जानते हैं, अर्थात परिदल पुंज। अच्छा, अगर हम एक ही पत्ती की बात करें इसमें से, तब हम उसको टैपल बोलते हैं यानी परिदल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद यहां पर हमने सेकंड नंबर लिखा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प हम उसे कहते हैं जब किसी फूल के अंदर या तो नर वाला भाग ही पाया जाता है या फिर मादा वाला भाग ही पाया जाता है, दोनों में से अगर एक भाग पाया जाता है तब हम ऐसी स्थिति में उसको एकलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे ये इस फूल के अंदर ये मेल भाग शो हो रहा है और ये फीमेल भाग शो हो रहा है, लेकिन अगर ये फीमेल भाग अनुपस्थित है और मेल ही मेल दिखाई दे रहा है तो ऐसी स्थिति में ये फूल एकलिंगी फूल है और नर भाग को शो कर रहा है। और अगर ये वाले जो पुंकेसर नाम बोला हमने जिनको, ये वाले भाग नहीं है, ये बीच वाला भाग ही दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये फूल मादा है और केवल एकलिंगी पुष्प है। ठीक, एकलिंगी पुष्प के उदाहरण है हमारे पास, जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया और ककड़ी हो गए। इनके फूलों में या तो नर भाग पाया जाता है या मादा भाग पाई जाती है। इसके बाद हमने लिखा है सेकंड नंबर बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प हम उसे कहते हैं जब किसी पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों भाग शो हो रहे हैं। जैसे हमने ये फूल यहाँ पर बनाया है
तो यहाँ पर नर भाग भी दिखाई दे रहा है और बीचों बीच इसका मादा भाग भी दिखाई दे रहा है। यानी ये अपने पास दोनों गैमेटों को रखता है, यानी मेल गैमेट को भी बनाता है और फीमेल गैमेट को बनाता है। तो जब कोई पुष्प अपने पास दोनों भागों को रखता है, नर और मादा, तो ऐसी स्थिति में हम उसको द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मटर का पुष्प हो गया, जैसे आपका सरसों का पुष्प हो गया, जैसे आपका टमाटर का पुष्प हो गया और बैंगन का पुष्प हो गए। ये सब द्विलिंगी फूल के उदाहरण है। अर्थात इन फूलों के अंदर जो भाग होंगे वो मेल भाग को भी शो करेंगे और फीमेल भाग को भी शो करेंगे। ठीक, अच्छा, इसके बाद ये जो हमने यहां पर संरचना बनाई हुई है, इस संरचना का नाम है आपका पुष्पासन, यानी इसको बोला जाता है थैलेमस। नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट है। पुष्पासन हम उसे कहते हैं जो पुष्प का आसन है, यानी जो हमने चारों संरचनाओं का विवरण यहां पर दिया, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुंमंग और जायांग, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये चारों संरचनाएं पुष्पासन से निकली हुई रहती है। यानी पुष्प का जो आसन होता है उसको हम थैलेमस के नाम से जानते हैं। इसके बाद पुष्पासन के बाद जो संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पर, इस संरचना का नाम है पेडिकल और इसको बोला जाता है पुष्पवृंत। और जो ये संरचना है, ये संरचना आपकी लगी हुई होती है टहनी से या तने से, जिसके द्वारा ये जुड़ा होता है। और जब हम किसी फूल को तोड़ते हैं तो यहीं से इसका पुष्पवृंत तोड़ करके उसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लास्ट नंबर हमने यहाँ पर लिखा है फंक्शन ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प के कार्य। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो पुष्प का है वो है ये वाला भाग जो कलर युक्त है, जिसको हम दलपुंज के नाम से जान रहे थे। इस कलर युक्त और गंध युक्त होने के कारण कीट पतंगे या भौरे इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इस आकर्षण भाव के कारण इनमें यहाँ पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। का मतलब, अब जो कीट पतंगा आता है वो अपने भोजन के लिए आता है और इस स्त्री केसर से मरकंद लेता है। लेकिन अगर वो किसी नर फूल के अंदर भी गया होगा तो अपने पांव या पंखों या मुंह पर यानी सूंड पर वो परागण लेके आएगा और यहाँ से जब मरकंद चूसेगा तो वो परागण यहाँ गिर जाएंगे, जिसके बाद इस बात वाली उसका परागण यहाँ तक लाना, इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर उसने वहां से नहीं लाया होगा तो जब अपने पांव को इस पुंकेसर वाले भाग पर रखेगा और यहाँ से मरकंद को चूसेगा और फिर रिटर्न वापस जाएगा बाहर की तरफ, तो पांव इधर मुड़ेंगे और यहाँ से परागण यहाँ छोड़ जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो इस कलर युक्त भाग के कारण ही वो कीट पतंगा इस फूल की ओर आकर्षित होता है और यहाँ पर जो है पॉलिनेशन यानी परागण की प्रक्रिया को संपन्न कराता है। अच्छा, दूसरा काम जो फूल का है, तो इन्हीं पुष्पों के द्वारा जो है फल का निर्माण होता है, यानी अंडाशय वाले भाग से फल बनता है और इन्हीं पुष्पों के द्वारा जो ये बीजांड, ये वाली भाग जो दिखाई दे रहा है, इनसे बीजों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त फूल का पुष्प का प्रयोग हम इत्र बनाने में भी करते हैं और पुष्प का प्रयोग हम सजावट के रूप में शादियों में या पार्टियों आदि में भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पुष्प के कार्य पूरे हुए। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कंपटीशन में यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो इस प्रकार से है कि पुष्प का कौन सा भाग है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है या जो हरे रंग का होता है, तब हमने उसका नाम याद रखना है बाह्यदल पुंज। फिर से सवाल बनता है दूसरा कि पुष्प का कौन सा भाग है जिस कारण कीट पतंगे उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तब हमने यहाँ पर बोलना है दल पुंज यानी पेटल। यानी फिर दूसरा सवाल इस प्रकार से बनता है कि पुष्प का कौन सा भाग है जहां से परागकण बनते हैं, तब हम यहाँ पर बोलेंगे इसको परागकोश यानी स्टेमेन। यानी फिर सवाल बनता है कि पुष्प के किस भाग से फल का निर्माण होता है, तब हम यहाँ पर बोलेंगे ओवरी यानी अंडाशय। अगला सवाल बनता है कि पुष्प का कौन सा भाग है जहां से बीज का निर्माण होता है, तब हम उस भाग को बोलेंगे ओव्यूल यानी बीजांड। और इन पुष्पों का अध्ययन कहलाता है आपका एंथोलॉजी। और जो ये पुष्प वनस्पति विज्ञान से जहां से बिलोंग करते हैं उसका नाम है आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृत्तिबीजी पौधे, यानी और आवृत्तिबीजी पौधे हम उसे कहते हैं जहां फल बनते हैं और फल के अंदर बीज बंद रहते हैं। तो ऐसे
पुष्प वाले या ऐसे फल बनने वाले पौधों का जो समुदाय होता है वो बॉटनी के अंदर एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। और फूल से संबंधित एक जानकारी ये भी रखनी है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा फूल है वो है रिफ्लेशिया, और जो सबसे छोटा फूल है वो है बॉल्फिया, जो कि जल में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगले वाले टॉपिक को समझने के लिए अगला जो टॉपिक हम बताएंगे वो पॉलिनेशन पे बात होगी, परागगण पे। और वो टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आपको ये टीएस ऑफ फ्लावर यानी पुष्प के भागों के बारे में जानकारी हो गई होगी। और आशा करता हूँ कि बातें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।